नमस्कार सभी विद्यार्थियों को। आधुनिक विश्व के इतिहास में जो पिछला टॉपिक है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम ले रहे हैं रूसी क्रांति के विभिन्न चरण। इससे पहले वाले वीडियो में आपने देखा कि रूसी क्रांति के क्या कुछ कारण थे या ऐसी कौन सी परिस्थितियां रही जिसके कारण रूस की क्रांति घटित हुई। इस वीडियो के अंदर हम उस क्रांति के विभिन्न चरण देखेंगे। अगर मुख्य रूप से बात करें तो क्रांति 1917 की हम बात कर रहे हैं, लेकिन इसके चरणों की एक बात है वो 1905 की भी करेंगे, क्योंकि उसके बिना इस क्रांति के जो मुख्य बातें हैं वो निकल कर के सामने नहीं आ पाती है। जैसे प्रथम चरण है, इस क्रांति को मुख्य रूप से 3 भागों में बांट सकते हैं। जो प्रथम चरण है उसकी अगर बात करें तो वो बात आती है 1905 की। रूसी क्रांति का प्रथम चरण है वो 1905 का हम मानते हैं। 20वीं सदी के आरंभ में रूस पर जार निकोलस सेकंड का शासन था। वह, जैसा हमने पिछले वीडियो में देखा ही था, एक निरंकुश, एक तानाशाह शासक था जो देवी अधिकारों पर विश्वास करता था कि अर्थात इस जो शासक का चुनाव है वो ईश्वर के द्वारा किया जाता है, न कि जनता के द्वारा। इसलिए जनता का कोई अधिकार नहीं है कि वो शासक पर किसी भी तरह के शासक के आदेशों को इनकार करे या शासक से कोई अपेक्षाएं करे। इसके कारण वो जनता के बीच में बहुत ज़्यादा लोकप्रिय नहीं था। और जब रूस जापान से हार गया तो फिर 1905 में जार का जबरदस्त विरोध हुआ। इसी कारण 1905 के अंदर एक रशियन क्रांति हुई। इसी को प्रथम चरण के नाम से जाना जाता है। 9 जनवरी 1905 को रूसी श्रमिकों का एक जत्था अपने बीवी बच्चों के साथ जार को ज्ञापन सौंपने के लिए निकला, लेकिन सेंट पीटर्सबर्ग जो शहर था जहां जार रहता था में उन पर गोलियां बरसा दी गई। यह घटना इतिहास में ब्लडी संडे के नाम से जानी जाती है। यह घटना है 22 जनवरी 1905 की। लिख लीजिए आप, 22 जनवरी 1905। 22 जनवरी 1905 को जब श्रमिकों का जत्था अपने बीवी और बच्चों के साथ जार को ज्ञापन देने के लिए पहुंचा तो सेंट पीटर्सबर्ग में उन पर जार के सैनिकों के द्वारा गोलियां चलाई गई, जिसमें बहुत सारे लोग, हजारों की संख्या में लोग मारे गए। इसी को इतिहास में ब्लडी संडे यानी खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। यह घटना है 22 जनवरी 1905 की, जिसके कारण रूस में जार के विरुद्ध जबरदस्त प्रदर्शन होने लगे और इन प्रदर्शनों की वजह से जार को श्रमिकों के साथ समझौता करने के लिए विवश होने पड़ा और एक घोषणा पत्र तैयार किया गया जिसको अक्टूबर घोषणा पत्र के नाम से जाना जाता है, जिसमें एक निर्वाचित संसद यानी ड्यूमा, जैसे हमने पिछली वीडियो में बात ही की थी कि ड्यूमा के गठन यानी पार्लियामेंट के गठन को शामिल होने की बात कही गई। और बाद में इसके चुनाव भी हुए, लेकिन जार किसी भी सूरत में नहीं चाहता था कि भी पार्लियामेंट का गठन हो, क्योंकि पार्लियामेंट के पास अधिकार थे और जार किसी भी सूरत में अपने अधिकारों में कमी नहीं करना चाहता था। इसलिए उसने भरसक प्रयास किए कि ये ड्यूमा है ये प्रभावी ढंग से कार्य नहीं करे। इसलिए जब ड्यूमा के प्रतिनिधि चुनकर आए तो जार ने ये पूरी कोशिश की कि ड्यूमा के प्रतिनिधि सिर्फ और सिर्फ उसके ही पक्ष के चुनकर आए। इसलिए जब फर्स्ट बार चुनाव हुआ और उसके पक्ष के नहीं आए तो थोड़ी समय बाद जार ने ड्यूमा यानी पार्लियामेंट को भंग कर दिया। दोबारा से चुनाव हुए, उसमें भी जब उसने देखा कि उसके पक्ष की मेजोरिटी नहीं है तो उसको भी भंग कर दिया गया। फिर तीसरी बार चुनाव हुए, उसमें उसको ऐसा लगा कि ये मेरे पक्ष के, उसके कारण वो ड्यूमा या पार्लियामेंट काम करती रही, लेकिन उस काम तो करती रही लेकिन जो जनता का उद्देश्य है उसको वो पूर्ण करने में सफल नहीं हुई। इसलिए जब ड्यूमा रूसी जनता की आकांक्षाओं पर खरी नहीं उतरी और जनता की परेशानियां ज्यों की त्यों बनी रही तो फिर जो क्रांति, जो दूसरी क्रांति 1917 की, वो घटित हुई और उसी को हम द्वितीय चरण के रूप में देखेंगे। दूसरा चरण, ये जो चरण है ये आता है मार्च 1917 में। मार्च 1917 के अंदर क्रांति का द्वितीय चरण सामने आता है।
तो मार्च 1917 तक आते आते जनता की दशा है, रूस की जनता की स्थिति है वो बहुत ही दयनीय हो गई थी। उनके पास न पहनने को कपड़े थे और न खाने को अनाज था, क्योंकि रसिया इस समय फर्स्ट वर्ल्ड वार में शामिल था। इसलिए बहुत बड़ी मात्रा में जो सुविधाएं थोड़ी बहुत थी वो सैनिकों के लिए थी, इसलिए जनता के लिए त्राहिराम बचा हुआ था। परेशान होकर भूखे और ठंड से ठिठुरते हुए गरीब और मजदूरों ने 7 मार्च को पेट्राग्राड शहर की सड़कों पर घूमना आरंभ कर दिया। 7 मार्च को पेट्रोग्राड सिटी की सड़कों पर घूमना आरंभ कर दिया और रोटी की दुकानों पर ताज़ा और गर्म रोटियों के ढेर लगे पड़े थे। भूखी जनता अपने आप को नियंत्रण में नहीं रख सकी और उन्होंने बाजार में लूटपाट करने आरंभ कर दी। इससे सरकार ने सेना को उन पर गोली चलाने का आदेश दिया ताकि गोली चलाकर लूटमाट करने वालों को तितर बितर किया जा सके, किंतु सैनिकों ने गोली चलाने से साफ मना कर दिया, क्योंकि उनकी सहानुभूति जनता के प्रति थी। वास्तव में जनता की जो हालात है वो बहुत ही ज़्यादा गंभीर बने हुए थे। जनता की जो मूलभूत आवश्यकताएं हैं वो बहुत हद तक पूरी नहीं हो पा रही थी। इसके कारण उनमें एक तरह से शासक के प्रति बहुत गुस्सा था, बहुत रोष था, और उसी की परिणति से उन्होंने बाजारों को लूटना और खाने की वस्तुओं पर धावा बोलना शुरू किया। सैनिकों में भी क्रांति की भावना प्रवेश कर चुकी थी। जार को अपना अंत नज़दीक नजर आने लगा। इसलिए जब जनता का दबाव बढ़ा तो ड्यूमा ने सलाह दी कि जनतांत्रिक राजतंत्र की स्थापना की जाए और जार को शासन से हटा दिया जाए, लेकिन जार इसके लिए तैयार नहीं हुआ। तो फिर शासक के ऊपर दबाव बढ़ाया गया और अंततः उसे मानने के लिए विवश होना पड़ा कि रूस में राजतंत्र का खात्मा किया जाए और रूस के स्थान पर पश्चिमी राज्यों की तरह का प्रजातांत्रिक व पूंजीवादी शासन है उसकी स्थापना की जाए। जबकि रूस की जो क्रांतिकारी लोग हैं उनमें मजदूर, कृषक और सैनिक थे, वो पूंजीवादी शासन व्यवस्था को नहीं समाप्त करना चाहते थे और एक ऐसी शासन व्यवस्था स्थापित करना चाहते थे जो जनता की हो और जनता के हितों के लिए काम करे। तो इस तरह से ये जो दूसरा चरण है इसकी बड़ी उपलब्धि ये है कि इसमें जार निकोलस सेकंड का शासन समाप्त हो जाता है और रशिया एक प्रजातांत्रिक शासक बन जाता है, प्रजातांत्रिक देश बन जाता है। तो इस तरह से राजतंत्र का खात्मा और प्रजातंत्र की स्थापना रशिया के अंदर सेकंड चरण में हो जाती है। लेकिन अभी रूस की क्रांति पूर्ण नहीं हुआ है, क्योंकि रूस की क्रांति में महत्वपूर्ण भूमिका मजदूरों ने, सैनिकों ने और किसान वर्ग ने निभाई और अभी तक उनका सत्ता पर नियंत्रण नहीं था, क्योंकि सत्ता जिनको सौंपी गई वो मध्यम वर्ग के लोग थे। उनके द्वारा जो शासन व्यवस्था संचालित की गई उससे मजदूर, किसान वर्ग खुश नहीं था, जिसके कारण तीसरा चरण हुआ और उसी के कारण ये क्रांति है फिर पूर्ण रूप से पूर्ण हुई। उस चरण के बारे में हम चर्चा इसके अंदर कर लेते हैं। बोल्शेविकों के नेतृत्व में जो केरेंस्की के नेतृत्व में सरकार बनी थी उसका जबरदस्त विरोध हुआ। यानी मार्च 1917 की क्रांति के बाद जो एक प्रजातांत्रिक सरकार बनी उसका प्रधानमंत्री केरेंस्की था। लेकिन चूंकि केरेंस्की मध्यम वर्ग का था और उसने भी अपने आप को या रशिया को फर्स्ट वर्ल्ड वार के अंदर शामिल करके रखा, जबकि मजदूर और किसान वर्ग ये चाहते थे कि रशिया फर्स्ट वर्ल्ड वार से अपने आप को अलग कर ले और अपनी आंतरिक स्थिति को सुधारने और मजदूरों और किसानों की स्थिति को सुधारने पर विशेष ध्यान दे। लेकिन केरेंस्की की सरकार के द्वारा इस तरह के निर्णय नहीं लिए गए, जिसके कारण उसके खिलाफ भी धीरे धीरे मजदूर और किसान वर्ग है वो सड़कों पर उतर आया और सैनिकों ने मिलकर भी अपनी अपनी सोवियत यानी परिषद का गठन कर लिया। इस सोवियत ने ड्यूमा के साथ मिलकर जो अस्थायी सरकार था उसका गठन किया और केरेंस्की को प्रधानमंत्री बनाया था। बट रूस की जनता है वो इसके नेतृत्व से खुश नहीं थी और उसमें बदलाव चाहती थी। और जो बदलाव लेने वाले लोग थे, क्रांतिकारी दल के जो नेता था वो लेनिन था, जो अभी तक देश से बाहर थे, लेकिन अब उनको देश आने की परमिशन दे दी गई। तो लेनिन के नेतृत्व में बोल्शेविकों ने बोल्शेविकों का देखो मतलब तो होता है बहुसंख्यक है, जो संख्या में बहुत होते हैं, ने केरेंस्की की सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया और सत्ता किसान एवं मजदूरों को हाथ में देने की बात की। लेनिन ने ये कहा कि भी आपकी जो मध्यम वर्ग की सरकार है वो उन उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पा रही है जिनके मद्देनजर इस क्रांति को आगाज किया गया था। इसलिए अब जरूरी है कि सत्ता का नेतृत्व है वो मजदूरों और किसानों के हाथ में आए। उसके अनुसार राज्य के उत्पादन एवं वितरण के साधनों पर मजदूरों और किसानों का नियंत्रण हो जाना चाहिए। रूस को प्रथम विश्व युद्ध में भागीदारी नहीं करनी चाहिए और इसी कड़ी के अंदर एक निर्णय लिया गया कि 7 नवंबर को सुबह ही
रूस के जितने भी सरकारी प्रतिष्ठान हैं उसके ऊपर जनता के द्वारा यानी बोल्शेविक लोगों के द्वारा कब्जा कर लिया जाएगा। और यही हुआ। 7 नवंबर 1917 को बोल्शेविकों ने सरकारी भवन, रेलवे, बिजली घरों पर नियंत्रण कर दिया। एक तरह से पूरा जो शहर है वो लेनिन के नेतृत्व में आ गया और जो केरेंस के प्रधानमंत्री था उसको त्यागपत्र देना पड़ा। और लेनिन के नेतृत्व में सर्वहारा वर्ग की यानी सभी लोगों को साथ लेने वाले वर्ग की निम्न वर्ग की शासन संस्था स्थापित हुई, जिसमें मुख्य भूमिका मजदूरों और किसानों के द्वारा निभाई गई। तो इस तरह से ये जो रशिया की क्रांति है ये 3 चरणों के अंदर पूरी हुई है। और आगे का जो वीडियो उसके अंदर हम इस क्रांति के परिणामों पर चर्चा करेंगे। थैंक यू।